लोग समझते हैं कि पाँव में घुंघरू बांध के नाचना एक फन है, लेकिन कोई मुझसे पूछे तो ये रूह पे लगी वो बेड़ियां हैं जिनकी छन छन हर रात मेरी इज्जत नफ्स का जनाजा निकालती थी। मेरा नाम सबा है। उम्र यही कोई 20 या 21 साल होगी, लेकिन इन 20 सालों में मैंने जिंदगी के इतने रंग देख लिए हैं, इतने भयानक चेहरे देख लिए हैं कि अब मुझे आईने में अपना असल चेहरा भी धुंधला दिखाई देता है। जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कि शादी खुशियों का नाम होती है। हर तरफ रंग होते हैं, हंसी मजाक होता है, रोशनियां होती हैं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दिन यही शादियां, यही रोशनियां मेरे लिए एक ऐसी दलदल बन जाएंगी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं एक नाचने वाली औरत थी। ये लफ्ज़ कहने में जितना आसान है, सहने में उससे 1000 गुना ज़्यादा तल्ख है। क्योंकि हम लोग पैसे लेके लोगों की शादियों में नाचती थीं, और जब गरीब के घर में भूख नाचती है ना, तो गैरत खुद ब खुद घुंघरू बांध लेती है। मेरे सर पे बूढ़ी माँ की बीमारी का बोझ था, और छोटे बहन भाइयों की भूख का सवाल था, और एक ऐसा माजी जिसे मैं दोहराने से भी कतराती थी। जब कोई रास्ता ना बचा तो मैंने इस बाजार का रुख किया जहाँ औरत के जिस्म और उसकी अदाओं की कीमत लगाई जाती है। हर रात जब मैं स्टेज पे खड़ी होती तो सामने बैठे मर्दों की हवसज़दा आंखें मुझे अपने कपड़ों के आर पार महसूस होती। अक्सर मर्द शराब के नशे में धत होकर स्टेज पे आते, हमें खींच के जबरदस्ती अपनी गोद में बिठा लेते। उनके मुंह से निकलती हुई बदबू और उनके खुरदरे हाथ जब मेरे वजूद को छूते तो मेरा दिल चाहता कि मैं ज़मीन में धंस जाऊं। कभी वो हमारे कपड़ों में हाथ डालते तो कभी गिरेबान में पैसे ठोसते। वो नोट जो वो हमारे गिरेबानों में डालते थे वो दरअसल हमारी मजबूरी का सौदा होते थे। और मैं हर रात रोती थी, अपने बिस्तर पे लेट के घंटों अपने जिस्म को रगड़ रगड़ के साफ करने की कोशिश करती थी, जैसे मैं इस गंदगी को अपने वजूद से साफ करना चाहती हूँ जिन मर्दों की नज़रों ने मेरे ऊपर छोड़ी होती थी। लेकिन अगली रात फिर वही बाजार होता, वही घुंघरू होते और वही हवस के पुजारी होते। ये दिसंबर की एक सर्द और यख रात थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और कमरे के अंदर मैं अकेली बैठी सस्ते हीटर के सामने अपने हाथ ताप रही थी, जबकि ताइफे की बाकी लड़कियां दूसरे कमरे में चाय पी रही थीं और हंस हंस के बातें कर रही थीं, क्योंकि उनकी हंसी में एक अजीब सी बेहिसी थी। शायद वो इस जिंदगी की आदी हो चुकी थी, या फिर उन्होंने अपने दर्द को छुपाने के लिए हंसी का नकाब ओढ़ लिया था। लेकिन मैं अब भी इस माहौल से मानूस नहीं हो पाई थी। हर रात का रक्स मेरी रूह पे एक नया जख्म लगा जाता था। मैंने सामने पड़े आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे हल्के गहरे हो रहे थे, जिन्हें छुपाने के लिए मुझे रोजाना भारी मेकअप का सहारा लेना पड़ता था। और लाल रंग की शोख लिपस्टिक जो मेरे होंठों पे लगी थी वो मेरी खामोश चीखों को छुपाने का काम करती थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने घुटनों में सर दे के बैठ गई, क्योंकि दिल में बस एक ही दुआ थी कि काश कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि मुझे दोबारा कभी इन घुंघरुओं को हाथ न लगाना पड़े, और काश कोई मुझे इस दलदल से निकाल कर एक इज्जत की ज़िंदगी दे दे। लेकिन मुआवजे सिर्फ किताबों में होते हैं, इस बदनाम गली में नहीं, जहाँ सूरज भी शर्म के मारे अपनी रोशनी देर से भेजता है। अचानक बाहर गली में तेज़ ब्रेक लगने की आवाज़ आई। सायरन और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ से पूरा मोहल्ला गूंज उठा, और हमारे कोठे की निगरान जुबैदा खाला तेजी से कमरे में दाखिल हुई, जिसके चेहरे पर घबराहट और लालच का एक अजीब मुरक्कब था। और वो हामते हुए कहने लगी कि सबा जल्दी उठो, अपने बाल सीधे करो और गिरेबान नीचे को खींचो, क्योंकि बाहर कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। मैंने बेदिली से पूछा कि खाला कौन है इस वक्त, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं। तो जुबैदा खाला ने अपने हाथ मरोड़ते हुए कहा कि बहस मत करो लड़की, क्योंकि गाड़ियों का काफिला बाहर खड़ा है और 7 बंदूकों वाले कार्ड्स हैं। कोई बहुत बड़ा चौधरी लगता है, और अगर बात बन गई तो पूरे साल का राशन एक ही रात में निकल आएगा। ये कह के उसने मुझे जबरदस्ती उठा के आईने के सामने खड़ा कर दिया। अभी मैं अपने बाल ठीक ही कर रही थी कि कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा एक जोरदार धक्के से खुला, और दरवाज़ा इतनी जोर से दीवार से टकराया कि चौखट हिल गई। अंदर एक भारी भरकम रवायती शलवार कमीज और ऊपर कीमती वेस्ट कोट पहने एक 50 साला शख्स दाखिल हुआ, जिसके गले में सोने की मोटी चेन चमक रही थी। उंगलियों में नगीनों वाली अंगूठियां थीं, और उसके चेहरे पे एक करख्त, मगरूर और जालिमाना मुस्कुराहट थी। जब उसके पीछे 3 मुसल्ला गार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथों में जदीद खुदकार राइफलें थीं, जिन्हें देख के ही जान निकल जाए। उस शख्स के मुंह में पान दबा हुआ था, जिसकी पीक उसने कमरे के कोने में बने गुलदान में थूकी, और उसकी छोटी और मक्कार आंखों ने पूरे कमरे का जायजा लिया। अब वो सीधी मुझ पे आके टिक गई, क्योंकि उसकी नज़रों में वो वहशियाना हवस थी जिसे मैं रोज़ देखती थी। लेकिन उस शख्स की नज़र में एक अजीब सा रोब और गुंडागर्दी भी थी। उसे अपनी भारी और खुरखरी आवाज़ में कहा, तो ये है वो सबा जिसके चर्चे पूरे शहर में हैं। उसकी आवाज़ में एक ऐसा तकब्बुर था जो सामने वाले को झुकने पे मजबूर कर दे। जुबैदा खाला ने फौरन आगे बढ़ के हाथ जोड़े और चापलूसी करते हुए बोली कि जी तो चौधरी साहब, यही हमारी सबा है, और पूरे शहर में इस जैसा रक्स कोई नहीं कर सकता।
ये तो अप्सरा है अप्सरा, आप हुक्म करें कि चाय ठंडा क्या लेंगे। चौधरी ने जुबैदा खाला को हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा और अपने पीछे खड़े गार्ड की तरफ देखा तो गार्ड ने फौरन अपने कंधे से लटका हुआ चमड़े का एक बड़ा बैग आगे किया, जिसका जिप खोल के चौधरी ने उसमें से 500 और हजार के नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां निकाली। वो 1 2 3 लगातार नोटों की गड्डियां मेरे सामने पड़े शीशे के मेज पे फेंकता चला गया, जो किसी कचरे की तरह गिर रही थी। लेकिन उसकी चमक जुबैदा खाला की आंखों में साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि वो लालच से पागल हो रही थी। चौधरी ने मेज पे हाथ मारते हुए कहा कि 5 लाख रुपए एडवांस है, क्योंकि मेरे इकलौते बेटे की शादी है अगले हफ्ते, और शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का हॉल बुक करवाया है, जहां पूरे मुल्क से बड़े बड़े सियासतदान, वजीर और बिजनेसमैन आ रहे हैं, और वहाँ एक बहुत बड़ी महफिल रक्स होगी। वो चंद कदम आगे बढ़ा और मेरे इतने करीब आ गया कि मुझे उसके महंगे इत्र और तंबाकू की तेज बू आने लगी। तो मेरा दिल घबराने लगा और मैंने गैर इरादी तौर पे अपने दुपट्टे को सीने पे कस लिया। उसे अपनी जेब से एक और नोटों की गड्डी निकाली और उसे मेरे चेहरे के सामने लहराते हुए इंतहाई बदमाशाना लहजे में कहा कि तुम्हें वहाँ नाचने के लिए आना है, और याद रखना कि चौधरी गजनफर का ऑर्डर है ये, क्योंकि इनकार की गुंजाइश मेरी डिक्शनरी में नहीं होती। अगर वहाँ मेरे मेहमान खुश हो गए तो जितने नोट यहाँ फेंके हैं उससे दुगने तुम्हारे कदमों में निछावर करूंगा। लेकिन अगर कोई नखरा दिखाया या आने से मना किया तो जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, इनमें उठा के ले जाऊंगा, और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। उसके गार से अपनी बंदूकों को थोड़ा ऊपर किया, जैसे वो चौधरी की बात की तस्दीक कर रहे हों, और कमरे में एकदम मौत का सा सन्नाटा छा गया। जुबैदा खाला का चेहरा भी अब थोड़ा जर्द पड़ चुका था, क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग कितने बासर और ख़तरनाक होते हैं, जो कानून को अपनी जेब में रखते हैं, और हमारे जैसे गरीब और बदनाम लोगों की जान की इनकी नज़र में कोई कीमत नहीं होती। मैंने मेज़ पे बिखरी नोटों की गड्डियों को देखा, जो मुझे कागज़ के टुकड़े नहीं बल्कि अपनी मौत का परवाना लग रही थी, और मेरा दिल अंदर से चीख रहा था कि मैं इस बदमाश के मुंह पे ये पैसे मार दूं और कह दूं कि मैं नहीं आऊंगी। मुझे तुम्हारी ये शादी नहीं चाहिए, और मुझे तुम्हारे गंदे मेहमानों के सामने नहीं नाचना। लेकिन मैं मजबूर थी, क्योंकि अगर मैं मना करती तो ये लोग ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी बूढ़ी माँ और बहन भाइयों का जीना हराम कर देते। चौधरी गजनफर ने मेरी खामोशी पर गुर्राते हुए कहा कि क्या हुआ लड़की, सांप सूंघ गया है क्या? और उसने अपने हाथ की पूरों से मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की। तो मैं फ़ौरन 2 कदम पीछे हट गई और अपनी नज़र झुका के बोल पड़ी कि मैं आ जाऊंगी चौधरी साहब। मेरी आवाज़ बमुश्किल मेरे हलक से निकली थी। चौधरी गजनफर ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया, जिससे उसका भारी पेट हिलने लगा, और कहने लगा कि हा हा हा, ये हुई ना बात, क्योंकि मुझे फर्माबरदार लड़कियां बहुत पसंद हैं। अगले जुमे की रात ठीक 8 बजे गाड़ी तुम्हें लेने आ जाएगी, इसलिए तैयार रहना और अपनी सबसे बेहतरीन पोशाक पहनना, क्योंकि उस रात चौधरी के मेहमानों का दिल बहलाना है तुम्हें। वो मुड़ा और अपने गार्ड्स के साथ जूते चटखाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी कमरे में उसके खौफ के साए मंडला रहे थे, जबकि जुबैदा खाला फौरन मेज पे लिपटी और नोटों की गड्डियों को अपने सीने से लगा के पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगी, ओ खुदाया सबा, तू तो हमारी किस्मत बदल देगी, क्योंकि इतने पैसे मैंने तो जिंदगी में एक साथ नहीं देखे। लेकिन मैं वहीं फर्श पे बैठ गई और मेरी आंखों से 2 आंसू टिपक के मेरे लाल जोड़े पे गिर गए। इस सब कुछ सोचते हुए मेरे दिल में एक शदीद बेबसी की लहर दौड़ गई, क्योंकि मैं किसी तरह उस दलदल से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन शायद ये मेरे नसीब में ही नहीं था, और जो कुछ मैं माजी में कर चुकी थी या जिस गुनाह का दाग मेरे दामन पर लग चुका था, उसी गुनाह की वजह से मैं आज तक इस दलदल में सांस ले रही थी, और अब तो मेरी रूह भी इस घुटन की आदी होती जा रही थी। जबकि उस रात चौधरी गजनफर के जाने के बाद महफिल ज़्यादा देर नहीं चली और कोठा जल्दी बंद हो गया। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने अंधेरे कमरे में आ गई, जहां मैं बिस्तर पे लेट के सारा वक्त बस यही सोचती रही कि ये चौधरी गजनफर जैसे आदमी आखिर कैसे होते हैं, और इन्हें जरा सी भी शर्म और हया क्यों नहीं होती, जो अपने खानदान की औरतों को दुनिया की सबसे बड़ी इज्जतदार कहते हैं और दूसरों की बेटियों को भरी महफिल में नचवाना खूब जानते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में हमारे जैसे गरीबों की बेटियां सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा होती हैं, जिन्हें वो अपने पैसों के जोर पे खरीद सकते हैं और अपनी झूठी शान और शौकत के लिए तमाशा बना सकते हैं। सारी रात मेरी आंखों में कट गई, और जब अगले दिन मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो जुबैदा खाला हॉल में बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी, और मुझे देखते ही उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ गई, और वो कहने लगी, सबा तुझे पता भी है वो चौधरी गजनफर कौन था जो कल रात यहाँ आया था? अरे वो तो इस मुल्क का बहुत बड़ा सियासतदान है, और मैंने बाजार में सुना है कि मुस्तकबिल में वो इस मुल्क का वजीर आजम भी बन सकता है। इसलिए मैं तो कहती हूँ तू अभी से अपनी तैयारी पकड़ और उसके बेटे की महफिल में ऐसा नाच दिखा के 4 चांद लगा देना, क्योंकि क्या पता कल को तू उन बड़े बड़े ऐवानों में जाकर रक्स की महफिल सजाए और हमारे इस कोठे का नाम पूरे मुल्क में रोशन हो जाए, जहाँ सिर्फ वज़रा और हुक्मरान आया करेंगे। लेकिन खाला की ये बातें मेरे दिल पे तीर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि वो पैसों की लालच में अंधी हो चुकी थी। चौधरी गजनफर की उस बड़ी शादी की दावत में अभी कुछ दिन बाकी थे, और इससे पहले भी हमें 3 अलग अलग जगहों पर अपने काम के लिए जाना था, क्योंकि जुबैदा खाला ने
ने पहले से ही वहाँ के पैसे ले रखे थे और आज रात भी मैं इसी तरह की एक महफिल के लिए तैयार हो रही थी। जब खाला मेरे कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में एक इंतहाई मुख्तसर और शोख रंग का लिबास था। उसने मुझे बहुत ही छोटी सी चोली थमा दी और अपने मुंह में पान चबाते हुए कुछ इस अंदाज में कहा कि सबा, लड़की हो सके तो लहंगा बिल्कुल नीचे से पहनना, क्योंकि मर्दों को जब औरत का जिस्म नजर आता है तो वो पागल हो जाते हैं और वैसे भी ज़्यादा पैसे निछावर करते हैं, और जितने ज़्यादा पैसे वो निछावर करेंगे उतना ही हमारा और तुम्हारा फ़ायदा होगा। खाला ने जब ये बात कही तो मुझे उस वक्त ज़ुबैदा खाला के पूरे वजूद से एक किस्म की कराहियत महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती थी कि एक औरत होकर वो कैसे दूसरी औरतों के साथ ये सब कुछ करने का गंदा धंधा इतने फ़ख्र से कर लेती है और उसे ज़रा बराबर भी रहम क्यों नहीं आता। लेकिन फिर अगले ही पल मैं अपने दिल को ये समझा के खामोश हो जाती कि शायद किसी दौर में वो भी मेरी ही तरह मजबूर रही होगी और इसी मजबूरी ने उसे आज इस मोड़ पे ला खड़ा किया है जहाँ उसकी बकिया गैरत भी मर चुकी। खैर, मैंने वो सब किया और उस रात में अपने ताइफे की 2 और लड़कियों के हमरा उस महफिल में जाने के लिए निकली तो ज़ुबैदा खाला ने अपने 2 खास और वफादार आदमी भी हमारी निगरानी के लिए हमारे साथ भेजे थे, ताकि रास्ते में या महफिल में कोई गड़बड़ ना हो। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे और मैंने स्टेज पे जाके नाचना शुरू किया तो हॉल का माहौल एकदम बदल गया। गाने की तेज़ धुन पे जैसे ही मेरे घुंघरू बजे तो ना जाने कहाँ कहाँ से सब अपनी सीटों से उठ के पागलों की तरह स्टेज की तरफ भागे और पूरा स्टेज उनके हजूम से भर गया। वहाँ कोई बदतमीज शख्स मुझे ज़बरदस्ती छूने की कोशिश कर रहा था तो कोई शराब के नशे में धत होकर मुझे अपनी बाहों में जकड़ के अपनी गोद में बिठाना चाहता था, और मर्दों को वो वहशी हजूम मेरी तरफ इस तरह लपक रहा था जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। उस अफरा तफरी में कोई मेरी झोली में ज़बरदस्ती नोट फंसा रहा था तो कोई मेरे गिरबान को पीछे से खींच खींच के उसमें नोटों की गड्डियाँ डाल रहा था। उनके खुरदरे और गंदे हाथ जब मेरे जिस्म से टकरा रहे थे तो मेरा जी चाहता था कि मैं वहीं चीख चीख के रोना शुरू कर दूं, लेकिन मैं उस सब चीज़ों से शदीद कराहियत खाने और अंदर से बिल्कुल मर जाने के बावजूद भी अपने चेहरे पे एक झूठी और दिलकश मुस्कुराहट सजाए बस एक मुसलसल रक्स करती जा रही थी। क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी पीछे हटती या अपना नखरा दिखाती तो ज़ुबैदा खाला के वो आदमी जो नीचे खड़े पहरा दे रहे थे वो कोठे पे वापस जाके मेरी बूढ़ी माँ और बहन भाइयों का जीना हराम कर देते। इसलिए मैंने अपने आंसुओं को अपने हलक में ही डुबा लिया और उस रात मेरी उस गंदी महफिल के ख़त्म होने तक अपने वजूद की धज्जियाँ उड़ाती रही ताकि अपने घर का चूल्हा जला सकूँ। अब उस रात की महफिल से वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था और हम तीनों लड़कियां गाड़ी की पिछली सीट पे खामोश बैठी थीं, जबकि आगे खाला के वो 2 गुंडे सिगरेट के धुएं उड़ा रहे थे, जिनकी नज़रें अब भी शीशे से हम पे टिकी हुई थीं। मेरे गिरबान और झोली में जो नोट ठोसे गए थे वो सब एक थैले में जमा कर दिए गए, क्योंकि उस बाजार का असूल यही था कि कमाई से पहले खाला के हाथ में जाती थी और फिर उसमें से चंद टके हमारी मजबूरी की कीमत के तौर पे हमें मिलते थे। नाज़ी और शम्मी जो मेरे साथ गई थीं वो तो थकन के मारे सीट पे सर टिकाए सो चुकी थीं, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं खिड़की के शीशे पे अपना माथा टिकाए बाहर के अंधेरे को देख रही थी और अपने दिल में चौधरी गजनफर की उस आने वाली महफिल का सोच के कांप रही थी कि जब एक काम से शादी की महफिल में मर्द इस हद तक दरिंदे बन जाते हैं तो उस चौधरी के यहाँ जहाँ बड़े बड़े सियासतदान और बाअसर लोग आएंगे वहाँ मेरे साथ क्या सलूक होगा। वहाँ तो कानून भी उनका अपना होगा और कोई मुझे उनके हाथों से बचाने वाला भी नहीं होगा। यही सोचते सोचते जब हम वापस कोठे पे पहुंचे तो सुबह के 4 बज रहे थे और पूरा बाजार अब खामोश हो चुका था। मैंने अपने कमरे में जाकर जल्दी से वो तंग चोली और लहंगा उतारा और अपने पाँव से वो भारी घुंघरू खोल कर जमीन पे फेंक दिए, जिनके निशानात मेरे टखनों पे नीले जख्मों की सूरत में उभर आए थे। मैंने गुस्ल खाने में जाके नलके के नीचे बैठ के अपने जिस्म को साबुन से उस तरह रगड़ना शुरू किया जैसे मैं उन तमाम मर्दों के गंदे हाथों के लम्स को अपने वजूद से मिटा देना चाहती हूँ। लेकिन उस सस्ते इतर और शराब की बू मेरी रूह के अंदर तक बस चुकी थी, जो किसी साबुन से साफ होने वाली नहीं थी। मैंने शीशे में अपने चेहरे को देखा जिस पे काजल फैल के आंसुओं के साथ बह चुका था। मैंने खुद से सवाल किया कि सबा, तो कब तक इस जहन्नुम में चलेगी? क्या तेरी जिंदगी का अंजाम भी जुबैदा खाला जैसा ही होगा, जो बूढ़ी होकर दूसरी लड़कियों की इज्जत का सौदा करेगी, या फिर कोई तुझे यहाँ से निकाल ले जाएगा? लेकिन इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था सिवाय उस कमरे की खामोशी के। अगले 2 दिन इसी तरह की 2 और महफिलों में गुजरे जहाँ वही गंदे चेहरे, वही हवस भरी नजरें और वही नोटों की गड्डियाँ मेरा मुकद्दर बनी, और हर रात मैं पहले से ज्यादा टूट के बिखरती रही। यहाँ तक कि वो दिन भी आ गया जिसका चौधरी गजनफर ने हुक्म दिया था, यानी उसके इकलौते बेटे की शादी का दिन। सुबह से ही कोठे पे एक अजीब सी हलचल थी। जुबैदा खाला ने शहर के सबसे महंगे पार्लर से एक लड़की को बुलाया था ताकि वो मुझे इस तरह तैयार करे कि चौधरी के मेहमान देखते ही रह जाएं। उस लड़के ने मेरे चेहरे पर तहों की तरह मेकअप थोपना शुरू कर दिया और मेरे बालों को इस तरह संवारा कि मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रही थी। दोपहर के वक्त खाला मेरे कमरे में एक बहुत बड़ा और भारी डिब्बा लेके आई, जिसके अंदर वो सुर्ख और सुनहरी रंग का लहंगा था जो खास तौर पर उस रात के लिए तैयार करवाया गया था। खाला ने वो लिबास मेरे सामने रखते हुए कहा कि सबा, आज की रात तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रात है। अगर चौधरी साहब खुश हो गए तो समझो हमारी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी।
اس لیے دل کھول کے ناچنا اور کوئی شکایت کا موقع مت دینا۔ میں نے اس لباس کو دیکھا جو بظاہر بہت قیمتی اور خوبصورت تھا، لیکن میرے لیے وہ کسی پھانسی کے پھندے سے کم نہیں تھا۔ شام کے ٹھیک 7 بجے ہوٹل کی طرف سے بھیجی گئی وہ بڑی کالی چمکتی ہوئی گاڑی ہمارے کوٹھے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی، جس کا گارڈ وہی کرخت چہرے والا آدمی تھا جو اس رات چودھری کے ساتھ آیا تھا۔ اسے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہم سب اس میں بیٹھ گئے، اور اب ہماری گاڑی اس 5 اسٹار ہوٹل کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں میری زندگی کا وہ سب سے بڑا طوفان میرا انتظار کر رہا تھا، جس کا میں نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب ہم اس 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچے جہاں چودھری کے بیٹے کی شادی تھی، تو ہمیں ہوٹل کے پچھلے راستے سے اندر لے جایا گیا، اور وہاں ہمارے لیے خصوصی کمرہ دیا گیا جہاں بیٹھ کے ہمیں اپنی آخری تیاری مکمل کرنی تھی۔ وہ کمرہ اتنا بڑا اور عالیشان تھا کہ وہاں کی دیواروں پہ لگے قیمتی شیشے اور مخملی صوفے دیکھ کے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی بہت ہی امیر خاندان کی محفل ہے۔ زبیدہ خالہ بار بار میرے بال ٹھیک کر رہی تھی اور مجھے سمجھا رہی تھی کہ صبا، آج اپنی زندگی کا سب سے بہترین رقص کرنا ہے، کیونکہ آج چودھری غضنفر کے سامنے تمہاری عزت کا سوال ہے۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد جب مہمانوں کی آمد کا وقت ہوا اور ہال پوری طرح سے بھر گیا، تو چودھری کے گارڈز ہمیں لینے کے لیے آئے اور ہمیں اس بڑے سے ہال میں لے جایا گیا جہاں بالکل بیچوں بیچ ایک بہت بڑا ڈانس فلور بنا ہوا تھا، اور ہمیں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے رقص کرنا تھا۔ میں اور میری دونوں ساتھی لڑکیاں اسٹیج کے مرکز میں جا کے کھڑی ہو گئیں، اور تبھی ہال کے بڑے بڑے اسپیکرز پہ ایک تیز گانا لگا دیا گیا، اور مہمان آتے جا رہے تھے اور ہم نے بھی گانے کی دھن کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنا رقص شروع کر دیا تھا۔ رقص کرتے ہوئے میری نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، اور میں وہاں کا ماحول دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی عام شادی نہیں بلکہ یہاں سیکیورٹی بہت ہائی تھی۔ جگہ جگہ کالے سوٹ پہنے مسلح گارڈز کھڑے تھے، اور ہوٹل کا ہر ایک کونا، وہاں کی لائٹس، پھولوں کی سجاوٹ اور مہمانوں کے لباس، ہر چیز بہت ہی عالیشان تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک اتنی بڑی اور مہنگی شادی کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس چمک دمک کو دیکھ کے جہاں باقی لڑکیاں خوش ہو رہی تھیں، وہیں اس شادی کو دیکھ کے مجھے اپنے ماضی کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں بھی ایک عام لڑکی کی طرح اپنے گھر میں بیٹھ کے دلہن بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی، اور سوچا کرتی تھی کہ ایک دن میرا بھی اپنا گھر ہوگا، میرا ایک شوہر ہوگا جو مجھے دنیا کی تمام خوشیاں دے گا، اور میں بھی کسی کے گھر کی عزت بن کے جاؤں گی۔ لیکن افسوس کہ انہیں خوبصورت خوابوں کی قیمت آج میں اس ڈانس فلور پہ پہنچ کے بھگتا رہی تھی، جہاں دنیا بھر کے مرد مجھے اپنی ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور میں ان کے سامنے ناچنے میں مجبور تھی، کیونکہ ماضی کے اس ایک دھوکے نے میرے تمام خوابوں کو مٹی میں ملا کے مجھے اس بازار کا تماشا بنا دیا۔ ابھی رقص کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری کہ ہال کے کونے میں بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے انگلی کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ یہ دیکھ کے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ آدمی جس طرح شراب کے نشے میں دھت ہو کے مجھے گھور رہا تھا، اس سے مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اب میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، مگر میری مجبوری تھی کہ میں چودھری غضنفر کے خوف اور زبیدہ خالہ کے غنڈوں کے ڈر سے منع نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں دھیمے دھیمے رقص کرتی ہوئی اور اپنے قدموں کو زبردستی گھسیٹتی اس کے قریب گئی، تو اس وحشی نے ایک دم میرا ہاتھ کھینچ کے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا، اور پیسے دینے کے بہانے میرے وجود پہ یہاں وہاں ہاتھ لگانے لگا۔ اس کی اس گھناؤنی حرکت نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور وحشت پیدا کر دی تھی، اور میری روح تک کانپ اٹھی تھی، لیکن میں نے اپنے رونے کو روکا اور انتہائی مہارت سے تیزی سے اس کے پاس سے اٹھی اور واپس ڈانس فلور پہ چلی گئی، جبکہ اپنے ہاتھوں میں نے وہ نوٹ دبا لیے جو اس نے میری طرف اچھالے تھے، اور کچھ نوٹ اس نے زبردستی میری جھولی میں بھی پھنسا دیے تھے، اور اب بھی وہ دور بیٹھا اپنی ہوس زدہ نگاہوں سے مجھے اسی طرح دیکھ رہا تھا جیسے مجھے کچا چبا جائے گا، اور میں اندر ہی اندر کڑ رہی تھی کہ ابھی تک تو بارات بھی نہیں آئی تھی، نہ دلہا تھا، نہ دلہے والے، اور نہ ہی چودھری غضنفر ابھی تک مجھے ہال میں نظر آئے تھے، اور ان کے آنے سے پہلے یہاں کے مہمانوں نے میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکتیں شروع کر دی تھیں جس کی وجہ سے میرے چہرے پہ ایک ساتھ کئی رنگ آ کے گزرے اور میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اتنے میں اچانک ہال میں بارات کے آنے کا شور گونجنے لگا، ڈھول بجنے لگے اور پٹاخوں کی آوازیں آنے لگیں، تو اس شور کو سن کے میرے دل کو تھوڑا سکون ہوا کہ چلو شکر ہے اب زیادہ مہمانوں اور چودھری کے خاندان کی موجودگی میں یہ عزت دار لوگ کم سے کم ایسی اونچی حرکتیں تو نہیں کریں گے اور تھوڑی تمیز کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ہال کے بڑے چمکتے ہوئے دروازے کھلے اور ان کے اندر سے دلہا داخل ہوا اور رقص کرتے کرتے اچانک میری نظر بالکل سیدھی اس کے چہرے پہ پڑی، تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور میرے پاؤں زمین سے چپک کے رہ گئے، کہ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں جس شادی میں ایک رقاصہ بن کے سب کا دل بہلانے کے لیے آئی ہوں، وہ شادی کسی اور کی نہیں بلکہ میرے ہی سابقہ شوہر کی ہوگی، جس نے مجھے اس دلدل میں لا کے پھینکا تھا۔ سفید رنگ کی قیمتی ریشمی شیروانی پہنے ہوئے، سر پہ دلہے کا صحرا سجائے، انتہائی شان سے اپنے دوستوں کے ہجوم میں ہنس رہا تھا، اور چودھری غضنفر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فخر سے مسکرا رہے تھے۔
यानी हामिद कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि वो उसी बासर सियासतदान चौधरी गजनफर का इकलौता बेटा था, जिसे 2 साल पहले अपने नाम और अपनी पहचान को छुपा के मुझसे झूठी मोहब्बत का ड्रामा रचाया था। और जब उसका दिल भर गया तो मुझे एक रात धोखे से शराब पिला के अपने ही दोस्तों के हवाले कर दिया और खुद हमेशा के लिए गायब हो गया, जिसके बाद ज़माने की ठोकरों ने मुझे इस कोठे पे पहुंचा दिया। और आज कुदरत का एक ऐसा भयानक मजाक था कि वो शख्स एक बहुत बड़े ख़ानदान का चश्म चराग बन के किसी अमीर लड़की से दूसरी शादी रचा रहा था, और मैं उसी के बाप के टुकड़ों पे पलने वाली एक नाचने वाली बनकर उसकी महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए स्टेज पे थरक रही थी। मेरे हाथ पांव यकदम ठंडे पड़ गए और ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म का सारा खून जम गया हो, क्योंकि जिस शख्स का चेहरा मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी, आज वो मेरे सामने एक दुल्हा बन के खड़ा था और लाउड स्पीकर पे बजने वाला गाना अब मेरे कानों में लोहे के गर्म सलाखों की तरह चुभ रहा था। लेकिन मुझे अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रखनी थी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ कोई तमाशा किया तो चौधरी के गार्ड्स मुझे यहीं गोली मार देते। और हामिद जो अभी तक अपने दोस्तों में मगन था, उसने अभी तक स्टेज की तरफ नहीं देखा था, लेकिन मैं जानती थी कि जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ेगी उस आलीशान हॉल में खामोश क़यामत टूट पड़ेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था, इसलिए मैंने मज़ीद वहाँ खड़े रहना मुनासिब न समझा और अपनी दोनों साथी लड़कियों को वॉशरूम का बहाना बनाया और तेज़ी से वॉशरूम का रुख किया। मेरी दोनों साथियों ने वहाँ खड़े चौधरी के गार्ड्स को इशारे से बता दिया था कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, ताकि वो परेशान ना हो। और लेडीज़ वॉशरूम में दाखिल होते ही मैंने अंदर से मजबूती से दरवाज़ा बंद किया और वहीं वॉश बेसिन का नलका तेज़ खोल के गहरे गहरे सांस लेते हुए अपने आंसू बहाने लगी थी, ताकि मेरी सिसकियों की आवाज़ बाहर ना जा सके। और नलके के बहते पानी के साथ ही मेरे माजी का एक एक पल मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा था और मुझे अपना वो खूबसूरत माजी याद आने लगा, जब मैं इस गंदगी से दूर एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि मैं एक शरीफ और मिडिल क्लास घराने की लड़की थी और मेरे बाबा एक स्कूल के उस्ताद थे जो अपनी हलाल की कमाई से हमारा पेट पालते थे। हाँ, हम बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपना गुजारा कर रहे थे और हमारी ज़िंदगी में एक सुकून था कि तभी हामिद मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान बन के आया। और उस वक्त मैं सिर्फ 16 साल की एक नादान लड़की थी जो नई नई कॉलेज जाती थी और दुनिया के मकरो फ़रेब से बिल्कुल अनजान थी। मुझे पहली बार कॉलेज के रास्ते में ही मिला था, जहाँ उसकी एक बड़ी सी स्याह चमकती हुई गाड़ी सड़क के किनारे ख़राब खड़ी थी और वो गाड़ी से उतर के शायद अपने किसी मैकेनिक को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था कि जब ही उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, जो अपने हाथ में किताब पकड़े वहाँ से गुजर रही थी। और उसने मेरे हाथ में पानी की बोतल दे के बड़े मासूमाना अंदाज में मुझसे पीने के लिए पानी मांग लिया। मैंने भी एक शरीफ लड़की की तरह इंसानियत और मदद के नाम पे बाहर रुक के उसे पानी पिलाया और वो पानी पीते पीते मेरी मासूमियत और ख़ूबसूरती में इस तरह खो सा गया कि उसकी नज़रें मुझसे हट ही नहीं रही थी। इसके बाद उसे बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत रोज़ मेरे कॉलेज के रास्ते में आना शुरू कर दिया। वो घंटों मेरी एक झलक देखने के लिए वहाँ अपनी महंगी गाड़ी में खड़ा रहता और मैं भी नई नई जवान थी, इसीलिए जवानी के नादान तकाज़ों और उसकी मुसलसल तवज्जो ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ माइल कर दिया। और यूँ एक ही दिन बातों ही बातों में नंबरों के तबादले के बाद हमारी ये अंधी मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई। मुझे लगता था हामिद से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। हामिद ने मेरे सामने मोहब्बत का ऐसा ड्रामा रचा रखा था कि मुझे उसकी हर झूठी बात भी सच लगने लगी थी। वो रोज़ाना कॉलेज के बाहर घंटों खड़ा रहता और जब मैं गाड़ी के करीब से गुजरती तो वो गुलदस्ते या कोई कीमती तोहफ़ा मेरी तरफ बढ़ा देता। शुरू में तो मैंने बहुत नखरे दिखाए और शरीफ ज़ादियों की तरह उससे बात करने से कतराती रही, लेकिन उसकी मुसलसल तवज्जो, उसके मीठे बोल और उसकी अमीराना शान व शौकत ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल के सारे दरवाजे खोल दिए। वो फ़ोन पे रात रात भर मुझसे बातें करता और मुस्तकबिल के ऐसे हसीन ख्वाब दिखाता कि मेरी नादान अकल उसकी पुजारी बन गई। वो कहता था, सबा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं तुम्हें अपने घर की मलिका बना के रखूँगा और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। उसकी इन बातों ने मेरे अंदर एक ऐसी अंधी अकीदत पैदा कर दी कि मुझे अपने उस्ताद बाप की सफ़ेद दाढ़ी और माँ की ममता भी उसकी मोहब्बत के सामने हीच नज़र आने लगी थी। जब भी मैं उससे कहती कि हामिद, तुम अपने वालिदैन को मेरे घर भेजो ताकि हम इज़्ज़त के साथ रिश्ता तय कर सकें, तो वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता कि अभी मेरे अब्बू एक बहुत बड़े सियासी मिशन पे हैं और वह इस वक्त मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और यूँ वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि एक दिन उसने फ़ोन पे रोते हुए मुझसे कहा कि सबा, मेरे घर वाले मेरी शादी मेरी कज़न से तय कर रहे हैं, अगर तुमने अब भी मेरा साथ न दिया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। इससे तुम कल ही अपने घर से भाग के चली आओ, हम दूसरे शहर जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे और जब शादी हो जाएगी तो हम तुम्हारे घर वालों को बता देंगे और मजबूरी में हमें कबूल कर लेंगे। उसकी इस जज्बाती ब्लैकमेलिंग ने मेरी सोच समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर दी और मैंने अपनी ख़ानदानी इज़्ज़त को उसके झूठे प्यार पे कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया।
अगली सुबह मैंने कांपते हाथों से अपने कमरे की मेज़ पे ख़त लिखा जिसमें मैंने अपने बाबा और माँ से माफ़ी मांगते हुए लिखा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से हामिद के साथ जा रही हूँ और हम शादी कर रहे हैं, इसलिए आप लोग मेरी तलाश मत कीजिएगा। ये ख़त वहाँ रख के मैंने अपने चंद कपड़े एक बैग में डाले और चोरी छुपे घर के पिछले दरवाजे से निकल गई, जहाँ हामिद अपनी काली गाड़ी लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। गाड़ी में बैठते ही उसने मुझे गले से लगा लिया और कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मुझे उसी वक्त अपने शहर से बहुत दूर एक दूसरे अनजान शहर ले गया, जहाँ उसने पहले से एक छोटा सा मकान किराए पे ले रखा था। वहाँ पहुँच के उसने एक फर्जी कारी और 2 गवाहों का बंदोबस्त किया, जिन्होंने कुछ कागजात पे मुझसे दस्तखत करवाए और उसे शादी के नाम पे मुझसे निकाह का वो ढोंग रचवाया जिस पे मैंने अंधा यकीन कर लिया था। इसके बाद के वो 7 दिन मेरी ज़िंदगी के वो दिन थे जब मैंने खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझा। हामिद मुझे बेइंतहा प्यार करता, वो मेरे लिए अच्छे-अच्छे खाने लाता और मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में मज़ीद जकड़ता रहा। उसने 1 हफ़्ते तक मुझे भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और जब उसकी हवस का दिल भर गया, तो उसका रवैया यकदम बदलने लगा। वो फ़ोन पे मसरूफ़ रहने लगा और मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करता था। यहाँ तक कि 7वें दिन की रात वो अपने 3 दोस्तों को उस मकान पे ले आया, जिनकी नज़रों में वही वहशियाना हवस थी जो मैं आजकल रोज़ देखती हूँ। हामिद ने मुझे चाय पीने को दी जिसमें उसने कोई नशा आवर चीज़ मिला रखी थी। चाय पीते ही मेरा सर चकराने लगा और मैं नींद बेहोशी की हालत में चली गई। तभी हामिद ने मुझे अपने इन दोस्तों के हवाले कर दिया और खुद वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गया। मुझे याद है, जब मैंने होश में आने की कोशिश की तो हामिद वहाँ नहीं था, बल्कि उसके वो तीनों दोस्त बारी बारी मेरे वजूद को नोच रहे थे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उसका नाम पुकारती रही, लेकिन वहाँ कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं था। उन दरिंदों ने पूरे 2 दिन तक मुझे उस बंद कमरे में अपनी हैवानियत का शिकार किया और मेरी रूह तक को पामाल कर दिया। जब मैं निढाल होकर मरने का करीब पहुंची तो उन्होंने मुझे पुरानी चादर में लपेटा और रात के अंधेरे में शहर के एक सुनसान कोने में कचरे के ढेर पे फेंक कर फरार हो गए। मैं कई घंटों तक उस कचरे के ढेर पर बेसुध पड़ी रही, यहाँ तक कि सुबह के वक्त एक बूढ़े कचरा चुनने वाले ने मुझे देखा और उसे मुझ पर तरस आ गया। उसे मुझे पानी पिलाया और अपनी फटी पुरानी चादर मेरे ऊपर डाली। मेरे पास न पैसे थे, न तन ढांपने के लिए सही कपड़े थे, लेकिन मेरे अंदर अपने घर वापस जाने की एक तड़प जाग उठी थी। मैंने भीख मांगकर और लोगों के आगे हाथ जोड़ के बड़ी मुश्किल से बस का टिकट करवाया और रोती पीटती वापस अपने शहर पहुंची। जब मैं अपने मोहल्ले की गली में दाखिल हुई तो वहाँ अजीब सा सन्नाटा था और जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे पे पहुंची तो वहाँ सफ़ेद कपड़े में लिपटी चंद औरतें बैठी थीं। मेरा दिल ज़ोर से धड़का और जब मैं अंदर गई तो पता चला कि मेरे जाने के बाद जो ख़त मैं छोड़ के भागी थी उसका सदमा मेरे बूढ़े उस्ताद बाप से बर्दाश्त न हुआ और वो उसी रात दिल का दौरा पड़ने से मर गए। मेरे बाबा की मौत की खबर ने मुझे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया और मैं उनकी तस्वीर से लिपट के ज़ारो कतार रोने लगी, लेकिन वहाँ मौजूद रिश्तेदारों ने मुझे देखते ही ताने देना शुरू कर दिए। हम चूँकि एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, इसलिए मेरे ताया, चाचा और बाकी घर वाले मेरे खून के प्यासे हो गए। उन्होंने मुझ पे बद चलने का दाग लगाया और कहा, तूने हमारे ख़ानदान की नाक काट दी, अब तेरा इस घर में कोई वजूद नहीं। मैंने रोते हुए अपनी माँ को गले लगाया और उसे सब सच सच बता दिया कि माँ, मैं बदचलन नहीं, मुझे हामिद ने धोखा दिया है और मुझे बेच के गायब हो गया है। मेरी माँ ने मेरी बेबसी देख के मुझे सीने से तो लगा लिया, लेकिन वो खुद अपने जेठ और देवरों के सामने बेबस थी। बाकी घर वालों ने तालियां बजाकर और थक्के मारकर हमें उसी वक्त तपती हुई धूप में घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब इस बदनाम लड़की और इसकी माँ का हमारे शरीफ खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। मैं, मेरी बीमार माँ और मेरे 2 छोटे मासूम बहन भाई सड़क पे आ गए थे। हमारे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई रिश्तेदार हमें अपने घर रखने को तैयार था, क्योंकि सबको अपनी अपनी इज्जत प्यारी थी। मैं अपनी माँ का हाथ थामे और बहन भाइयों को साथ लिए कई दिनों तक दर दर की ठोकरें खाती रही। हमने भूख और प्यास के वो दिन देखे कि मुझे लगने लगा हम सब सड़क पर ही मर जाएंगे। एक रात जब हम एक पब्लिक पार्क के बेंच पे बैठे सर्दी से कांप रहे थे तो वहाँ से एक चमकती हुई गाड़ी गुजरी और वो गाड़ी हमारे करीब आके रुक गई। उस गाड़ी में से जुबैदा खाला उतरी, जो उस वक्त अपने ताइफे के लिए लड़कियों की तलाश में रहती थी। उसे जब हमारी ये हालत देखी और मेरी खूबसूरती पर उसकी नज़र पड़ी तो उसने फ़ौरन मक्काराना हमदर्दी का नकाब ओढ़ लिया। वो मेरे करीब आई और कहने लगी, हाय अल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची और उसका ख़ानदान सड़क पे रोल रहा है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पनाह दूंगी और तुम्हारी माँ का इलाज भी कराऊंगी। मैं उस वक्त इतनी मजबूर और भूखी थी कि मुझे जुबैदा खाला के उस चेहरे के पीछे छुपा हुआ भेड़िया नज़र नहीं आया और मैंने अपने बहन भाइयों के पेट की खातिर उसका हाथ थाम लिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो पनाह देने के नाम पे मुझे अपने उस बदनाम कोठे पे ले जा रही थी, जहाँ औरत की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। और यूं मैं हामिद के दिए गए उस पहले गुनाह के दाग की वजह से हमेशा के लिए उस दलदल में धकेल दी गई, जहाँ से आज तक मैं निकल नहीं पाई। और आज उसी हामिद का बाप मुझे इस कोठे से उठा के अपने बेटे की शादी में नचवाने के लिए ले आया। ये सब कुछ सोचते हुए वॉशरूम के आईने के सामने खड़ी मेरी रूह काँप रही थी और मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे कि अचानक वॉशरूम के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई।
جس نے مجھے واپس اس بھیانک حال میں لا کھڑا کیا۔ مجھے واش روم میں کچھ دیر ہو گئی تھی، اسی لیے دروازہ بجا اور مجبوراً مجھے باہر نکلنا پڑا۔ باہر گارڈ جیسا میرا انتظار کر رہا تھا اور اس کی کڑی نظریں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور دل پہ پتھر رکھ کے سیدھی دوبارہ اسی بڑے ہال کے اسٹیج پہ گئی اور رقص کرنے لگی۔ اتنے میں چودھری غضنفر میرے نزدیک آئے اور انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر اسٹیج پہ لے گئے اور مجھے زبردستی دلہا دلہن کے بالکل آگے کھڑا کر دیا۔ وہ دلہن دلہا کے اوپر سے نوٹ وار کے وہ مجھ پہ نچھاور کر رہے تھے اور اپنی امیری کی نمائش کر رہے تھے۔ اتنے میں حامد کی نظر مجھ پہ پڑی اور وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر وہ سب کو فراموش کرتا ہوا اپنی سیٹ سے اٹھ کے میرے پاس آیا اور کپکپاتے ہونٹوں سے اس نے میرا نام لیا، جبکہ میں اپنی نظریں اس سے پھیر لیں کیونکہ اسے دیکھ کے بھی مجھے شدید گھن آ رہی تھی۔ وہ ہال کے شور شرابے اور موسیقی کی تیز آواز میں کسی کو بھی حامد کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں لوہے کے گرم تیر کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، صبا یہ تم ہو، میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا وہاں پیسے نچھاور کرنے کا وقت ختم ہو گیا اور میں زمین پہ گرے نوٹ سمیٹ کے واپس درمیان والے اسٹیج پہ آ گئی۔ باقی سارا وقت وہ اپنی دلہن کو چھوڑ کے صرف مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں میری ہر حرکت کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اور پھر آدھی رات کو جب شادی کی تقریب ختم ہوئی تو میں وہاں سے سب کے ساتھ واپس اپنے کوٹھے پہ آ کے خاموشی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ باقی کی تمام رات میں بستر پہ لیٹ کے روتی رہی اور اپنے نصیب پہ ماتم کرتی رہی۔ لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو خالہ زبیدہ میرے سر پہ کھڑی تھی اور اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی حیرانی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، صبا کیا جادو کر کے آئی ہے تو اس چودھری کے بیٹے پہ؟ وہ دلہا صبح سویرے ہی اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے تیرے پیچھے یہاں کوٹھے پہ پہنچ گیا، جس کی کل رات اتنی بڑی شادی تھی۔ حامد کے اس طرح کوٹھے پہ آنے کا سن میں بری طرح گھبرا گئی اور میرا دل ٹوٹنے لگا، لیکن خالہ نے میری ایک نہ سنی اور حامد کو سیدھا میرے کمرے میں بھیج دیا۔ اور جیسے ہی اندر آیا تو میرے سامنے آ کے فرش پہ بیٹھ گیا اور روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، صبا اس وقت مجھے اس گناہ کی سنگینی کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن میں تمہارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی۔ لیکن اس رات کے بعد ہر پل مجھے تمہاری یاد ستانے لگی اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاشا نہیں، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ تم اپنا وہ پرانا گھر چھوڑ کے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو لے کے جانے